हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट 2 की फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 आपको दे दिया था रिकॉर्डेड फॉर्म में, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फिर से ये रिकॉर्डेड वीडियो जा रही है, सो पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब मैराथन में क्वेश्चंस होंगे तो इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो पढ़े रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी अच्छे से फोड़ पाओगे। ठीक है, किसी का सर क्या सर नहीं भाई, किसी का सर फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस फोड़ने की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2। हमने अभी तक बात क्या क्या कर ली थी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात कर ली थी, मोमेंटम की बात कर ली थी, तो सबसे पहले हमने फोर्स की बात कर ली थी। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे बाबू, बिना बल को जाने आप बल के नियम को नहीं जान पाओगे, है ना। अब जो चीज़ है, आप जिसके बारे में आगे चीज़ें पढ़ने जा रहे हो, तो आप उसी को नहीं जानोगे कि एक्चुअल में बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, तो उसके नियम को कैसे समझ जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए पहले वो पढ़ना, उसके बाद यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपना। तो पार्ट 2 में सबसे पहले बात करते हैं बाबू न्यूटन सेकेंड लॉ की। दूसरा नियम न्यूटन का क्या कहता है कि पहले मैं बता दूं, मोमेंटम आपका मोमेंटम क्या होता है, m क्रॉस v होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो ये होता है आपका मोमेंटम p। तो इसमें कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जो बल किसी बॉडी पर लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, किसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संवेग के परिवर्तन के दर पे, क्या पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती है वो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे इससे एक रिलेशन आएगा, एक संबंध निकल के आएगा इस चीज से। इस कथन को याद कर लेना, द रेट, सिंपल सा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग की परिवर्तन की दर, किस दर से वो मतलब परिवर्तित हो रहा है, क्या रेट है, चेंज होने का क्या रेट है। ठीक है, तो आप चेंज कैसे निकाल पाओगे, आप मोमेंटम पढ़े हो, अब मोमेंटम का चेंज कैसे निकाल पाओगे, ये तो बात हो गई मोमेंटम की, P इक्वल mv क्या है, मोमेंटम है। अब इसका चेंज निकालना है बाबू, तो इसका चेंज कैसे निकलेगा, देखो अपने वेलोसिटी में पढ़ा था। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अभी यहाँ पे हम एक इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, एक शुरुआती वेग मिलेगा, एक जब खत्म होने वाला, जब उसका वेग खत्म हो जाए, फाइनल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो मिलेगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है, देखो यहाँ पे जो कथन उन्होंने बोला है, वो बोला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, समय के साथ ही। तो चेंज दर, किसी की दर कैसे बताओगे, कोई चीज बदल रहा है वो कैसे बताओगे, समय के साथ ही बताओगे। तो चेंज किसके साथ बताया जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो बल है वो डायरेक्टली, वो सीधे किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के जो चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर यूनिट टाइम। तो फोर्स इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से संबंध आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो कैसे, ये सारी चीजें तो किताबी बात हो गई। सबसे पहले आपने पढ़ा है P इक्वल m क्रॉस v। ठीक, द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसने क्या बोला कि जो फोर्स है बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम पर यूनिट किसके, टाइम। ठीक है, ये चीज ध्यान है। तो ये बताओ कि चेंज, मोमेंटम का चेंज कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे मोमेंटम का चेंज। तो यहाँ पे चेंज जो निकलता है वो कुछ ऐसे निकलता है कि P जो है प्रोपोर्शनल है किसके, जो आपका मोमेंटम का चेंज है, यानी dP बाई dt। ठीक, अब dp क्या, dp या डेल्टा p बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं या डेल p बोलते हैं, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे क्या लग रहा है, डिफरेंशिएशन लग रहा है। चेंज, यहाँ से परिवर्तन जब दिखाना होता है तो ये साइन लगाते हैं, चेंज का साइन है ये, ध्यान रखना। भी तुम्हारे लेवल पे चेंज, परिवर्तन का एक सिंबल है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अब मैं p की जगह क्या रख दूं, mv रख दूं। ठीक है, P की वैल्यू क्या होती है, mv तो होती है अपॉन डेल t, टाइम हो गया। ठीक, इतना तो समझ आ रहा है ना, ये P की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी उठा के। अब ये बताओ, आपका मास जो है, जो द्रव्यमान है, वो तो आपको बल लगा रहे हो तो बल से आपका द्रव्यमान तो परिवर्तित नहीं हो जाएगा ना। 99% केस में मैक्सिमम टाइम पे यही होता है कि द्रव्यमान का जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता। अब मैं मान लो इस बॉटल पे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या इसका द्रव्यमान, इसका मास चेंज हो जाएगा बाबू? नहीं, मास थोड़ी चेंज होगा। मैं इसको मूव कराना चाह रहा हूँ तो इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो या तो इसकी गति कम होगी या ज्यादा होगी, बस गति पे फर्क पड़ेगा, मास इसका नहीं चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ परिवर्तित जो होगा उसी पे तो ये सिंबल लगाओगे जिसको तुम चेंज कर पाओगे। क्या मास को चेंज कर पाओगे? नहीं भाई, बल लगाने पे मास थोड़ी बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो m है, m बाहर आ जाएगा। जो चेंज है, अब चेंज किसका होगा? v का होगा, वेलोसिटी का, यानी वेग का, डेल t। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, आ गई। अब क्या बोल रहा है यहाँ? फोर्स होगा बाबू, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसको उठा के यहाँ लाते हैं, m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब एक बात बताओ, डेल्टा v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन कैसे निकाले थे? याद है, पढ़े थे मोशन वाले चैप्टर में। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? वेग का परिवर्तन कैसे निकालोगे? m v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो परिवर्तन होगा कि कितना परिवर्तित हुआ। जब मैं इस बॉटल को यहाँ पे बॉटल रुका हुआ था तब इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेग क्या है इसका? 0 है, अभी चल थोड़ी रहा है। अब मैंने जब इस पे बल लगाया बाबू तो ये क्या हुआ? अपनी जगह से विस्थापित हुआ। ठीक है, अपनी जगह चेंज किया और कुछ वेलोसिटी, कुछ वेग के साथ अपनी जगह को विस्थापित किया। तो जब ये चेंज करेगा तो इसमें कुछ वेग आएगा, तो वो फाइनल वेग जब वो जाके चलने लगा, जाके लास्ट में रुक रहा है, उस टाइम जब हम लास्ट में उसको देख रहे हैं तो उसका कितनी वेलोसिटी, इसका वेग कितना हो जाएगा, तो वो चीज़ v हो गया। तो दोनों में अंतर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, है ना। ये तो डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना। तो अंतर निकालना तो जानते ना है, क्लास 4th 5th से पढ़ रहे हो, अंतर निकालना, माइनस करना ना, तो वही चीज़ है। v माइनस यू कर दिए, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल t हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ बाबू कि मास को मैं बाहर रख लेता हूँ, मास बाहर हो गया, और ये बताओ मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन डेल t। ये तो एक ही बात हुई ना, नीचे में मल्टीप्लाई है तो मैं नीचे भी डेल्टा t लगाऊं ना लगाऊं, तो ये पूरा कुछ दिख रहा है। ऐसा कुछ पढ़े हो क्या? त्वरण जैसा कुछ ऐसा पढ़े हो क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना। किसकी? वेग के परिवर्तन की दर समय के अनुसार जो होता है उसको क्या कहते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, v माइनस यू चेंज हुआ वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम, है ना, तो वही हो गया। तो यहाँ पे आ गया सिंपल, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ से क्या निकल के आया? तो एक संबंध आपको यहाँ से क्या मिलता है बाबू? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये ध्यान रखना कहाँ से आया ये, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, अनुपात का यहाँ जो साइन होता है, चिन्ह हटता है, तो वहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता है ना। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ कांस्टेंट आता है बाबू 1 इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। जब इक्वल लग जाएगा तो 1 का मतलब कुछ होता नहीं, मास इंटू एक्सीलरेशन, इससे फॉर्मूला आता है, ये आपको पता है कि फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है वो क्या होता है? बल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बात करें। मुझे लगता है यहाँ तक चीजें समझ आ गई। तो यहाँ पे कुछ इसके यूनिट्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। देखो, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। अब जब इसको पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कहाँ से आया ये। ठीक है, अब जो है ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। यहाँ साफ पता चल रहा है किनके किनके बीच में संबंध दिखा रहा है, बल और त्वरण के बीच में। ठीक, तो आगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आल्सो गिव अ मेथड ऑफ मेजरिंग द फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। बल को मापने का एक तरीका देता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या करता है बाबू? बल को नापने का एक तरीका देता है। जब अगर आपको द्रव्यमान और त्वरण या वेग दिया हो, ठीक है, वेग का परिवर्तन निकाल दो समय के अनुसार तो त्वरण मिल जाएगा, त्वरण का गुणा कर दो द्रव्यमान के साथ तो आपको बल मिल जाएगा। सिंपल, इजी है। आगे बढ़े, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब इसका यूनिट की बात कर लेते हैं बाबू। यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो बिना यूनिट के तो सब बेकार है ना। यूनिट जरूरी है। तो यूनिट क्या होता है इसका? अब यहाँ पे आपको पता है कि मास इंटू एक्सीलरेशन हुआ। मास की यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पढ़े थे। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? केजी पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं बाबू, न्यूटन। ठीक है, यानी एन। फोर्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स की इसीलिए यूनिट क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन कहाँ से आई? केजी पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्स की यूनिट क्या है। अगर न्यूटन ना लिखा हो तो ये लिखा हो, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसको भी सेम, इसको भी यूनिट कहेंगे यही, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है। आगे बात करें।
अब आगे बात करते हैं कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, सिंपल, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये कुछ नया चीज नहीं बोल रहे हैं, अभी आपने पढ़ा F इक्वल क्या होता है, M क्रॉस A होता है। तो अगर मैं A को इधर छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, F बाई M हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इतना तो समझ आता है ना बाबू। तो ये बताओ कि यहाँ पे जो आपका ये मास और एक्सीलरेशन क्या है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली किससे है, बल से, बल से त्वरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे अनुपाती है, बट क्या है, मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, अगर मास को बढ़ाएंगे तो त्वरण कम हो जाएगा, अगर मास को घटाएंगे तो त्वरण बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर बल को बढ़ाएंगे तो भी तो त्वरण बढ़ जाएगा, अगर बल को बढ़ाते हैं तो त्वरण बढ़ जाएगा, और अगर बल को घटाते हैं तो त्वरण घट जाएगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये संबंध आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मूले से ही समझ आएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना, ठीक। ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, इजी है ना। तो यही चीज यहाँ पे आपको स्टेटमेंट कथन के रूप में लिख दिया गया। अगर बोले आपको त्वरण ज्यादा लगाना, गाड़ी पे त्वरण ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग का परिवर्तन जो है, परिवर्तन की दर जो ज्यादा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए बाबू, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सीधे समानुपाती है वो, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बात करें, एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसआई यूनिट न्यूटन होती है, which is denoted by N. A Newton is that force which when acting on a body of mass 1 kg it produces an acceleration of 1 meter per second square in it। ये कुछ नहीं है, फॉर्मूले पे से ही आया है कि अगर मैं क्या बोलूँ, 1 न्यूटन को क्या कर सकता हूँ, इसको 1 मीटर क्या करूँ, इसको 1 kg ले लूँ, मास को इनटू किससे कर दूं, आपका एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका वैल्यू क्या आता है, 1 न्यूटन की वैल्यू आ जाती है। वही चीज यहाँ कथन के फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ आया, सिंपल। यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, 1 न्यूटन इक्वल क्या हो जाएगा, 1 kg मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साधारण सा रूप। आगे बात करें, ये यहाँ पे अच्छा ये लिखा तो हुआ है यार, यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड टू बॉडी एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इफ माइनस साइन कम्स विद द फोर्स। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर बल के साथ माइनस का साइन आ जाए तो वो क्या दर्शाता है बाबू, कि बल जो लगा रहे हो आप उसके अपोजिट दिशा में जो जिधर आप उसको विस्थापित करना चाहते हो, जिधर उसकी गति कराना चाहते हो, उसके अपोजिट में कोई बल लग रहा है, ठीक है। मोशन के अपोजिट में कोई बल लगे तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। इट विल इंडिकेट दैट फोर्स इज एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। तो ये क्या दर्शाता है कि जिधर गति कर रही है जो आपकी बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका पदार्थ है, वो क्या कर रहा है, जिधर गति कर रहा है उसके हमेशा उल्टी दिशा में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अगर वो माइनस के साथ दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। इज मूविंग जस्ट एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स, जैसे कि मैंने पढ़ाया था, फ्रिक्शन आपको पढ़ाया था, नहीं क्लास 8 वालों को पढ़ाया था, फ्रिक्शन तो पढ़ के आए होगे ना। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिधर आप उसको मोशन कराना चाह रहे हो बॉडी को, उसकी उल्टी दिशा में फ्रिक्शन, घर्षण जो है, घर्षण बल उसकी उल्टी दिशा में लगता है। अभी पहली वाली क्लास में मैंने बताया था कि जकड़ लेता, चलने नहीं देना चाहता, जिधर वो चल रहा है उसको रोकता है पीछे के साइड, ठीक है। तो वो क्या है, इसलिए माइनस के साथ उसको दिखाते हैं, उस फोर्स को, उस बल को। आगे बात करें, अब देखो कुछ एप्लीकेशन है इसके, सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है उसका कुछ एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, ये नियम के अनुप्रयोग जो है या जो उसका यूज़ है वो है, जैसे कि क्रिकेट, ये बहुत यूजुअल है, हर बच्चा क्रिकेट खेलता है। खेलते हो नहीं सर मैं क्रिकेट नहीं खेलता, घर वाले मुझे बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते हैं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं भेजते, कोई बात नहीं, घर में प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे खेलने जाना चाहिए, थोड़ी देर खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मम्मा देखो सर क्या बोल रहे हैं, इनकी वीडियो सुनो, देखो सर बोल रहे हैं खेलने के लिए बच्चे को भेजना चाहिए, आप मुझे भेज नहीं रही हो, ऐसा कुछ मत करना, पढ़ाई करो, पढ़ाई, ठीक, पढ़ाई पर ध्यान दो, चलो खेलना भी है लेकिन पढ़ाई पहले। अब देखो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, अब जैसे क्रिकेट खेलते टाइम अक्सर क्या किए होगे, खेले नहीं होगे तो ऑब्वियसली क्रिकेट देखे भी होगे, तो जब बॉल आती है तो कैच करने के लिए अक्सर क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो तो बहुत यूज्ड टू होते हैं, बहुत उनके लिए कॉमन होता है, रोज वही गेम खेल रहे हैं, तो उनको पता होता है कि जब बॉल हाई कैच आ रहा है, उसको कैच करना, पकड़ना बॉल को, तो वो बॉल के साथ साथ अपने हाथ को भी पीछे लाते हैं, ऐसे हाथ को भी पीछे लाते हैं। क्यों लाते हैं,
जिससे उनके हाथों पर बल कम लगे, चोट कम लगे। आप अक्सर क्या करते हो, खेलते टाइम बॉल पकड़े, कैच किए, पकड़ लिए हैं, हाथ का कोई मूवमेंट नहीं करते हो। इससे क्या होता है, आके चटाक से बॉल चिपकती है और उसे चोट लगता है। कभी करना कि जो बॉल आए बहुत ऊंचाई पे और हाथ उसको साथ बॉल के साथ साथ बॉल को पकड़ते पकड़ते हाथ को पीछे लेके आओगे बॉल के साथ साथ, तो आपके हाथों पे बल कम लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है वो एक संबंध यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। ठीक, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी बाबू तो क्या ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। ये चीज ध्यान रखना कि अगर किसी चीज में वेग ज्यादा है तो बल भी ज्यादा लगेगा। मान लो एक ट्रक है, वो ट्रक क्या है यार, साइकिल ले लो, साइकिल बहुत स्पीड में आके आपसे ठुकेगी तो आपको चोट ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी, ज्यादा चोट का एहसास होगा, कम ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है। अभी वही साइकिल धीरे धीरे आ रही है और आपको आके टच करेगी तो बहुत कम चोट लगेगा। दूसरी चीज, अगर किसी का मास जो है, किसी का द्रव्यमान ज्यादा है तो भी आपको बल ज्यादा लगेगा। अब किसी का द्रव्यमान, मान लो ये रिमोट है, इससे मैं अगर मारूं तो आपको कम चोट लगेगी, पर अगर मैं कोई हैवी चीज ले लूं जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो तो उसको मैं उससे आपकी पिटाई करूं तो क्या होगा, आपको चोट ज्यादा लगेगी। ठीक है सर, मम्मी तो वाइपर से मारती हैं, उसका द्रव्यमान ज्यादा नहीं होता लेकिन चोट तो बहुत तेज लगती है। हाँ बाबू, क्योंकि उसमें वेलोसिटी हाई होती है। ठीक है, क्योंकि मम्मी पूरी ताकत से हाई वेलोसिटी, हाई वेग के साथ मारती हैं, इसलिए चोट ज़्यादा लगती है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये आपका कुछ एग्जांपल है, और भी कुछ चीज़ें को यहाँ पे क्रिकेट कैच करते टाइम हाथ पीछे के साइड लाते हैं, तो कोई इस तरह के क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले आए तो बता देना, क्योंकि वहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम लगता है। ठीक है, आगे बात करें। और एक चीज़ और, अगर कहीं पे समय ज़्यादा दे रहे हो, देखो एक चीज और, क्योंकि आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास इनटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही है ना। वहां मैंने सिर्फ वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मतलब एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। तो समय क्या है, देखो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर समय ज्यादा तो बल कम, समय ज्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा, समय कम होगा तो बल ज्यादा लगेगा। इसका क्या मतलब है सर, देखो सीधा सा, जो बॉल आप पीछे कर रहे हो तो आप बॉल को समय दे रहे हो ना, जिससे आप एकदम से यहीं खड़े खड़े बॉल को कैच कर लो, तो आपने बॉल को समय ही नहीं दिया रुकने का, आप मतलब समय बहुत कम दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको चोट ज्यादा लगेगी। अब आप बॉल के साथ साथ हाथ को पीछे ला रहे हो तो उसको समय दे रहे हो। ठीक है, कि बॉल साथ साथ हाथ को भी फ्लो करा रहे हो, हाथ को भी मूव करा रहे हो, तो उसके साथ साथ बॉल को समय दे रहे हो। समय दे रहे हो तो बल कम लगेगा। यहाँ रिलेशन देख रहे हो, समय ज्यादा तो बल कम, समय कम तो बल ज्यादा। अगर ज्यादा समय दोगे कहीं तो वहाँ फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे देखो एक एग्जाम्पल, ट्रम्पेट देखिए, और वो जिसपे उछलते हैं, एक रबड़ का गोल सा होता है जिसपे लोग जंप करते हैं, जंपिंग पैड करके होता है। तो उस पर क्या होता है, जब उस पर कूदो और जब गिरो तो गिरने पे वो थोड़ा धंस जाता है, तो आपको साथ में नीचे लेके वो दबता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो टाइम ज्यादा ले रहा है, तो इसलिए फोर्स आपकी बॉडी पर चोट कम लगती है, क्योंकि वो साथ में आपकी बॉडी के साथ वो भी दब जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो समय ज्यादा ले रहा है, वहां पे जो बल है वो कम हो जाता है जो आपके शरीर पर लगता है। लेकिन अभी आप कूदो जमीन पर गिरो तो जमीन ऑन द स्पॉट तुरंत ना, जैसे आप गिरे तुरंत आप पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तुरंत लगेगा। वहां समय बहुत कम लगा तो बल ज्यादा, इसलिए आपको शरीर पे चोट लग जाती है। समझ आया, इजी था, रिलेट कर पाए, आगे बढ़े। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ देखो लिखा भी है, कुशन और सैंड बीइंग सॉफ्ट रिड्यूसेस एटलीस्ट मोमेंटम और मोर जेंटली। अब क्या होता है, जो आगे कभी जंपिंग वगैरह होता है या कुछ ऐसे, तो आगे मिट्टी, वो लॉन्ग जंप देखिए, लॉन्ग जंप गेम कुछ बच्चे खेलेंगे, दौड़ते दौड़ते कूदना होता है, कितनी लंबी दूरी कूद लो, तो आगे रेत रखा जाता है। रेत क्या होता है, जब रेत पे गिरो तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है, रेत आपको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मुलायम होती है, मतलब थोड़ा सा वो होती है, भुरभुरी होती है वो। ठीक, तो वो टाइम ज्यादा देती है, इसलिए आपको क्या होता है, बल कम लगता है आपके शरीर पर, जिससे चोट, आपको इंजरी होने की चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
अब आगे बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के तीसरे नियम की बात करते हैं बाबू कि तीसरा नियम न्यूटन का क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम ये भी है और ये हर बच्चे की जबान पे ये नियम, कोई पहला दूसरा याद रखे ना रखे, लेकिन तीसरा हर किसी को याद रहता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल। तो इसका क्या मतलब है, हर कार्य का एक उसका प्रतिक्रिया भी होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हो आप उसकी एक प्रतिक्रिया आपको मिलेगी ही मिलेगी। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। देखो, जब कोई लड़का दीवार पर बल लगाता है तो दीवार लड़के पर बराबर और विपरीत बल लगाती है। जैसे मैं मान लो इस दीवार को धक्का दे रहा हूँ तो मेरे पर भी दीवार उतना धक्का दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब दीवार जो है वो आपको ढकेल देगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कंट्रोल करती हैं, क्योंकि इसका जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है इसका हाई होता है। इसका त्वरण जो है वो त्वरण नहीं, इनर्शिया क्या था, जड़त्व। इसका जड़त्व जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मूव नहीं करना चाहता आसानी से। तो जितना फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये भी हम पे लगाता है। लेकिन अब ये इसलिए हमको नहीं फील होता कि हम पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पैरों पर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे और भी फोर्सेस लगते हैं जो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपको इसलिए ये महसूस नहीं होता, लेकिन दोनों पर बराबर बल लग रहा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी जमीन पर जितना बल लगा रही है आपके वजन का, तो जमीन भी कुर्सी पर उतना ही बल लगा रहा है। मैंने बताया था रिजल्टेंट फोर्स वाला, तो उसमें क्या होता है, बैलेंस फोर्स जो होता है, तो बराबर बल लगता है, तो इसलिए वो टिकी हुई है। अभी कम बल लगेगा ना, मान लो नीचे से कम बल लगेगा, ऊपर से नीचे के साइड ज़्यादा बल लग रहा है तो कुर्सी घुस जाएगी ज़मीन में, या फिर नीचे वाला ज़्यादा बल लगा दिया ऊपर से कम है तो हवा में उड़ जाएगा। ठीक, इसलिए बैलेंस फोर्स वहाँ हमेशा काम करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ मोस्टली बैलेंस फोर्स के बारे में बात करता है। Whenever one body exerts a force on another, the second body exerts an equal and opposite force to on the first body। वही जो अगर एक जो शरीर है या बॉडी है वो किसी और पर, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या बॉडी पर फोर्स लगा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी उसके पर भी, पहले वाले पर भी उतना ही बल लगाएगा। यही बोलता है आपका नियम, तीसरा नियम जो है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आगे बात करें, जैसे मान लो ये इसको रस्सी से खींच रहा है, ठीक है, पगहा बांधा हुआ है, ये किसान है, बैल को खींच रहा है, लेकिन बैल भी इसको खींचे जा रही है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरह हर जगह आपको क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है। अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग का खेल है, स्प्रिंग दो एक आती है, ऐसे खींचा जाता है, तो स्प्रिंग जितना आप फोर्स से स्प्रिंग को खींच रहे हो उतनी फोर्स से स्प्रिंग आपको भी खींचती है, बल लगाना पड़ता है ना खींचने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे फिगर में दिखाया, थोड़ी धुंधली हो गई होगी फिगर। अब यहाँ पे देखो, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पर ही एक्शन रिएक्शन लग सकता है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया जो है उसके लिए दो बॉडीज का कम से कम होना आवश्यक है। अब जैसे अर्थ, अभी मैंने वही चेयर वाला एग्जांपल दिया, मान लो कोई ये मैं खड़ा हूँ जमीन पर, तो मेरी बॉडी जो जमीन पर फोर्स लगा रही है, बल लगा रही है, जमीन भी उतना बल मेरे शरीर पर लगा रही है, तभी मैं ऐसे खड़ा हूँ। नहीं तो अगर मेरा बल ज़्यादा हो जाए जमीन के बल से तो मैं जमीन में घुस जाऊँगा। इसी तरह ये जो बॉक्स है ये भी नीचे चला जाएगा अगर इसका जो बल है वो ज़्यादा हो। अब जमीन का अगर बल जमीन का जो बल है वो ज़्यादा हो जाए तो इसको हवा में उड़ा देगा ना। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, बैलेंस फोर्स की बात हो रही है। ठीक, अब हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे, न्यूटन्स का तीसरा नियम कभी नोटिस किए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे एक पैर से आगे बढ़े तो पीछे वाला पैर जो छूटता है वो धक्का देता है आगे के साइड आपको। ठीक है, जैसे एक पैर आगे किए तो पीछे जो पैर छूटा उससे आप धक्का देते हो तो आगे बढ़ते हो। ठीक, तो इसी तरह क्या बोल रहा है, क्योंकि वो फोर्स लगाता है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आप पे फोर्स लगाता है, जो नीचे अर्थ है वो आगे बढ़ाने में आपको मदद करता है। अब यही चीज़ बर्फ पे करोगे तो बर्फ पे किए तो वहाँ फ्रिक्शन कम होता है, फिर फ्रिक्शन ना के बराबर होता है घर्षण, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जो पीछे से आगे, पीछे वाले पैर को आगे ढकेलते हो तो वहाँ पे स्लिप कर जाते हो। ठीक है, आगे बढ़े। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी मोर इन बॉडी हैविंग लेस मास, वेयर एज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी लेस इन द बॉडी हैविंग। अब देखो त्वरण, ऑब्वियसली आपको पता है त्वरण किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें क्या कम होगा, मास कम होगा, द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि इस रिलेशन से क्या समझते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका त्वरण कम, और जिसका द्रव्यमान कम उसका त्वरण ज़्यादा, तो वही संबंध यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़े।
और यहाँ पे कुछ देखो फिगर्स बने उसी से रिलेटेड। ठीक, अब स्विमिंग सबसे इंपॉर्टेंट, स्विमिंग कैसे कर पाते हो आप आगे करके ये अपने बॉडी को पीछे खींचते हो, ठीक है, तो पानी आप पे आगे की तरफ बल लगाता है, पानी को पीछे करते हो तो पानी आपकी तरफ, पानी आपके शरीर पर आगे की तरफ बल लगाता है, तो इसलिए आपका शरीर सॉरी आपका जो शरीर है वो आगे की साइड विस्थापित हो पाता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो पाता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अब जैसे गन होता है, बंदूक, कभी बंदूक को चलते हुए देखे हो, जब आप बंदूक को चलाओ तो बंदूक से गोली निकलती तो बंदूक भी पीछे झटका मारती है, क्यों? क्योंकि बंदूक से गोली निकली, बंदूक ने आगे गोली पर प्रेशर फोर्स लगाया तो गोली आगे निकली, तो गोली भी बंदूक पर फोर्स लगाती, बल लगाती, तो बंदूक को पीछे ढकेलती है, ढकेलते हुए आगे बढ़ती है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी भी आर्मी में जब रखते हैं ना तो बंदूक यहाँ कंधे पर रख के चलवाते हैं तो बहुत लोग का डिसलोकेट हो जाता है, कंधा जो शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें इतनी प्रेशर के साथ गोली निकलती ना, तो वो प्रेशर है तो ऑब्वियसली फोर्स होगा तभी प्रेशर आया होगा, तो गोली निकली तो उस पर क्या लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रही है, तो बंदूक पर भी फोर्स लग रहा है, तो वो पीछे के साइड आके झटका मारता है, बंदूक पीछे झटका मारती है तो कंधा कभी कभी डिसलोकेट हो जाता है आर्मी के टाइम पे जब ट्रेनिंग होती है आर्मी लोग की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिकॉयल जिसको बोलते बंदूक पीछे के साइड हटती है। जैसे आपका रॉकेट उड़ते हुए देखे होंगे, रॉकेट उड़ता है जब जमीन से तो बहुत सारा क्या होता है, स्मोक या बहुत सारे पीछे धुआं या आग छोड़ते हुए जाता है, तो वो आग क्या करते हैं, थ्रस्ट देते हैं, ठीक है, प्रेशर डालते हैं, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देते हैं, वो नीचे फोर्स डाल रहा है जो स्मोक है और फिर वो उसको जो नीचे जमीन है वो उसको ऊपर की साइड ढकेल रही है, तो इसलिए वो हवा में उड़ पाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, रॉकेट हो गया, एरोप्लेन हो गया, इसी तरह एरोप्लेन वगैरह सब काम करते हैं। जैसे बैलून को ऐसे लो, आप ऐसे जमीन पर रखो, उसके बाद जमीन के साइड उसका मुंह जो है हवा भर के उस पर उसका जमीन के साइड मुंह करो, मुंह ओपन कर दो, तो देखो जमीन से ऊपर उड़ेगा, वो जमीन पे वो ढकेलेगा जमीन को, फोर्स लगाएगा, तो जमीन भी या हवा भी उस पर फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो उड़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, ये सारा कुछ एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे ऐसे इग्निशन, यहाँ गैस होती है, गैस नीचे प्रेस फोर्स लगाती है, बल लगाती है, तो ये अपोजिट रिएक्शन, इसका प्रतिक्रिया जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, इसलिए रॉकेट उड़ पाती है। अब बोट और शिप में भी वही चीज है, यहाँ पे बोट और शिप भी कैसे चलती है, चाबू जो होता है उसको आगे से पीछे करते हैं तो हम क्या होते हैं आगे की साइड, वो हम उस पर फोर्स लगाते हैं पानी पर चाबू से और वो हमें फिर आगे ढकेलता है, ठीक है, चलने में मदद करता है। तो वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से यहाँ पे भी मोशन हो पा रहा है। अच्छा, कभी घाट गए हो, बोटिंग किए हो, तो जब नाव से उतरने लगो, कॉर्नर पे कभी पैर रख के ऐसे उतरो तो आगे बढ़ते हो तो ऐसे बोट खिसक जाती है, पानी में थोड़ा पीछे हो जाती है, ठीक है, यहाँ बैलेंस करना पड़ता है, अक्सर लोग गिर जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आपने जब पैर से इस पर ढकेला तो ये पीछे की साइड गई, आपको तो आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन इससे क्या हुई, बोट को पीछे की साइड फोर्स लगा इस पर, तो आपने बल लगाया बोट पर, नाव पर, और नाव ने बल लगाया आप पे बल लगा तो आप आगे बढ़े, लेकिन आपके बल से ये क्या हो गई, पीछे खिसक गई, ठीक है। तो वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है। अब ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, नली पाइप का मामला और केस ऑफ पुलिंग कार्ड, कैसे बैलों को खींचा जाता है, वो सारी चीजें एग्जांपल्स है, पढ़ लेना, ठीक। फोर्स हमेशा आपको पता है, बल हमेशा पेयर में, जोड़े में लगता है, दो चीज अगर नहीं है तो बल लगाओ किस पे, आप बल लगाने वाले, मैंने जब बल का चैप्टर पढ़ाया था स्टार्टिंग में बताया था, दो बॉडी होना जरूरी है, ठीक है, मिनिमम दो बॉडी होना आवश्यक है, वो पेयर में हमेशा पेयर में ही लगती है। आगे बढ़ा जाए। अब ये देखो एग्जांपल्स है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इजी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ते हैं। देखो मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है, संवेग का संरक्षण कैसे होता है। सिंपल है यार, देखो जब कभी ऐसे देखो, एक मान लो ये बॉल चल रही है और एक ये बॉल चल रही है, एक क्रिकेट बॉल है ये और ये फुटबॉल है, ठीक, ये क्या हो गई, फुटबॉल हो गई और ये क्रिकेट बॉल हो गई, ठीक, क्रिकेट बॉल। अब ये क्या हुआ, ये कुछ जो है दोनों क्या थी, ये u1 वेलोसिटी से चल रही थी, ये u2 वेलोसिटी से चल रही थी, मतलब ये जो इसकी वेलोसिटी है ये u1 थी और इसकी वेलोसिटी u2 थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। आपका जो वेग था इसका, ये कुछ u1 से चल रही थी, ये u2 से, और यहाँ पे u1 जो है वो ज्यादा था, किससे ज्यादा था, u2 से। क्यों ये कह रहे हैं सर, जो इसका वेग था इससे ज्यादा था, क्योंकि मुझे इन दोनों को आपस में लड़ाना है, दोनों चल दोनों रहे, लेकिन ये कब इससे आके लड़ेगा, जब इसकी वेलोसिटी, इसका वेग ज्यादा
होगा तभी तो, क्योंकि ये पीछे है, जब ये अपना स्पीड ज़्यादा रखेगा तभी तो इससे आके भिड़ पाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आया कि दोनों आके आपस में भिड़ गए बाबू। दोनों क्या हुए आपस में, ये दोनों आके आपस में भिड़ गए। ठीक है, ये क्रिकेट बॉल और ये दोनों आपस में आके, ये M1 है, ये M2 है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, दोनों आके आपस में भिड़ गए। अब क्या होता है, दोनों में जब भिड़े तो ये एक पल के लिए रेस्ट पर हुए, रुके, एक पल के लिए जब आपस में भिड़े तो रुके। अब क्या हुआ, तो इनमें एनर्जी जो है, इसमें एनर्जी का, ऊर्जा का वो चेंज हुआ, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, बदली, एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक है, उससे क्या होगा, अब ये बॉल जो है, जो ये वाली बॉल है, अब ये कुछ v1 से चलेगी और ये कुछ v2 से चलेगी। फाइनल वेलोसिटी कैसे, देखो ये छोटी बॉल है, इस पे जाके बॉल मारी, ये खुद भी घर पे कर सकते हो यार, छोटी बॉल और बड़ी बॉल रखो तुम, छोटी वाली बॉल को ऐसे मारो, बड़ी वाली बॉल पे जाके टकराएगा तो छोटी वाली बॉल पीछे आएगी या वो आगे जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, और आगे उसकी स्पीड किसको मिल जाएगी, थोड़ी सी बड़े वाली बॉल को, तो वो भी चलने लग जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके v1 मिल गया, इसको v2 मिल गया, ये m1 ही था और ये m2 था। ठीक है, ये फिर इस तरह कुछ हुआ, जब ये आपस में टकराए, टकरा के फिर जब अलग हुए तो इनकी कुछ वेलोसिटी इसकी कुछ कम हो गई, फिर इसको कुछ वेग, इसका कुछ वेग इसको मिल गया, तो इसकी वेग जो है, इसका वेग जो है वो कम हो गया। समझ आ रही है चीज, सिंपल है। अब आगे बढ़ते एक चीज कि इसमें क्या हुआ होगा बाबू, कि जब ये इस पर टकराया है तो इस पर फोर्स लगाया होगा, इस पर फोर्स लगाया होगा F1, तो ये भी इस पर फोर्स लगाया होगा ना F2 का, मतलब F1 का अपोजिट, मतलब F2 ले रहा हूँ मैं, F2 मान लो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे बल लगाए, जब टकराए तो टकराने पे क्या होगा, चेंज होगा, एक्सीलरेशन चेंज होगा, त्वरण चेंज होगा, और यहाँ पे द्रव्यमान भी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, बल लगेगा ना, जब दो आपस में टकराएंगे तो बल कार्य करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 इक्वल F2 है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अभी तुमने पढ़े हो ना, तो हमेशा क्या होता है, अगर एक दूसरे से टकरा रहा है, कार्य कर रहा है, तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। तो वही यहाँ पे यूज करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करके ये किए। तो बाबू ये बताओ, F1 इक्वल माइनस F1 कर सकते कि नहीं, F2 क्या है, अपोजिट दिशा में लग रहा है ना, सेम बल उतना ही है, परिमाण उसकी जो मात्रा है उतनी ही है, लेकिन बस क्या बता रहा है कि ये उल्टी दिशा में लग रहा है। ठीक है, इस पे क्या बल लग रहा है, उल्टी दिशा में लग रहा है, ये इस पे बल लगाया तो इसके अपोजिट में इसने इस पर बल लगा दिया। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या मास था, m था। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, इसका v1 F1 के लिए F1 निकाल रहा हूँ, तो क्या करूँगा, v1 माइनस u1 अपॉन क्या होगा, T1 इक्वल टू m v2 माइनस u2, दूसरे वाले बॉडी की बात कर रहे हैं ना, अपॉन T2। ठीक है, पहले वाली बॉडी का पहले हमने निकाल दिया, पहले वाली बॉडी का फोर्स के लिए पहले वाली बॉडी का v1 और u1, क्योंकि इसको v1 मिला और इधर ये u1 था, या v2 मिला, या इसका u2 था। ठीक है, दूसरी वाली बॉडी का पहली वाली बॉडी का इक्वेट कर दिया माइनस साइन के साथ। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ m2 होगा, यहाँ m1 होगा ना, क्योंकि मास दोनों का अलग अलग है। अब देखो टाइम जो है वो टाइम कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, T1 T2 क्यों कट जा रहा है, क्योंकि जब ये टकराए, टकरा के क्या बहुत देर तक रेस्ट पे थोड़ी होंगे, जैसे टकराए तुरंत अलग हुए ना, ये क्या जब टकराए तो अच्छा आपस में बैठे हुए हैं अब कि अभी 5-10 मिनट बाद चलेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना, टकराए तो तुरंत आपस में अलग हुए ना। तो इनमें क्या हुआ, जो समय था बिल्कुल बराबर था, जैसे टकराए दोनों आपस में तुरंत अलग हुए, ये नहीं कि एक टकराया एक रुका हुआ एक चल दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो T1 इक्वल T2 हो गया। अब यहाँ से तुम एक देखो, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ठीक है, अब ये करो, जो m1 वाले हैं, अरे ये सॉरी, ये जो है आपका m1 को v1 m1 प्लस m2 v2। हाँ देखो, इसमें क्या करो, जो ये m2 m1 u1, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो गया, m2 u2 कर दो इक्वल टू, ये इधर क्या रखा है माइनस m2 v2, और ये भी इधर माइनस आ जाएगा तो क्या होगा m1 v1। कुछ नहीं किया, बस थोड़ा आगे पीछे इक्वल के इधर उधर कर दिया हूँ, साइन का ध्यान रखना। अब देखो एक चीज करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस
m2 u2 इक्वल टू क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। माइनस के साइन बाहर हो गया, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, इस रिलेशन से क्या निकल के आ रहा है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये जो पहले आपका पहली वाली बॉडी में जो इनिशियल वेलोसिटी थी या शुरुआती जो वेग था उसके साथ जो मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल दोगे, P1 इनिशियल प्लस P2 इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 फाइनल प्लस P2 फाइनल। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे किसका, संवेग का संरक्षण हो गया, समझ आया। इससे आपका डेरिवेशन होता है। यहाँ पे डेरिवेशन बहुत एग्जाम के पर्पज से, आपकी कॉम्पिटिशन पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखना क्वेश्चन इस पे आएगा, m1 u1 v1 जो रिलेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो अभी भी जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी चला है, तो शुरुआती वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0 थी, तो u1 जो है, u1 और u2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। मान लो बंदूक और गोली का रिलेशन दे रहा है, तो बंदूक और गोली में पहले बंदूक और गोली दोनों रेस्ट पे थी शुरुआत में, तो उसका u1 और u2 कितना हो जाएगा, शुरुआती वेग कितना हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा। जब लास्ट फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कुछ रही होगी, तो उसको यहाँ पे रख देंगे, इसी तरह निकाल लेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मिलेगा तो किया जाएगा। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, कोई बाहरी बल इसमें नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए कंजर्वेशन यहाँ पे होता है। मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मोमेंटम क्योंकि एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। तो पता है कि एनर्जी कांट नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है, उसको कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो उसी तरह मोमेंटम को भी हम क्या कर सकते, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही चीज तो यहाँ पे हुआ। यहाँ क्या हुआ, टोटल मोमेंटम जो है शुरुआत में और टोटल मोमेंटम फाइनल दोनों है क्या हो गए, बराबर हो गए, इक्वल हो गए। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जब एक ट्रक और एक कार आपस में u1 u2 स्पीड से चल रही थी और दोनों आके लड़ गई, तो दोनों आपस में लड़ेंगी, कोलिजन के समय क्या होगा, दोनों का मोमेंटम ऐड कर देंगे, दोनों का जो मोमेंटम था वो जुड़ गया, तो क्या हो m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों का मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की दी है, तो दोनों का मोमेंटम ऐड कर टोटल मोमेंटम आ जाएगा शुरुआती का ना, टोटल जो है संवेग शुरुआत का आ जाएगा। फिर आपस में लड़ी, कोलिजन हुआ, दोनों रेस्ट पे हुए, फिर अलग अलग हुए, फिर कुछ अलग अलग वेलोसिटी से चलने लगे, क्योंकि ये कार जो है छोटी है, इसको टक्कर के बाद क्या हुआ, देखो पीछे टूट गया, इसका पीछे का जो हिस्सा है वो टूट गया, डैमेज हो गया। अब इससे बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी को टक्कर लगा तो क्या होती, छोटी वाली गाड़ी और तेजी से भागने लग जाएगी ना टक्कर के बाद, तो इसीलिए क्या होगा, ये v2 ये और ज्यादा वेलोसिटी से और ज्यादा वेग से भागने लग जाएगी, लेकिन इस ये टक्कर की वजह से ये इसकी जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ कम हो जाएगी, ठीक। ये चीज डेरिवेशन से था। एप्लीकेशन कुछ होता है मोमेंटम का, क्या क्या होता है, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी से जो आपका मोमेंटम थर्ड लॉ था, वही मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वही होते हैं यहाँ पे, ठीक। अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। द रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसके कंजर्वेशन पे काम करता है बाबू, अभी पढ़ के आए हो, मोमेंटम के कंजर्वेशन पे। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep this object moving with the same velocity is, कितना बल लगेगा उसको सेम वेलोसिटी से चलाने के लिए। 2 किलोग्राम का एक वस्तु एक घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड की स्थिर गति से फिसल रही है। इसे उसी गति से चलाए रखने के लिए कितना बल आवश्यक है। अब ये फ्रिक्शनलेस बॉडी है, तो उसको क्या करना है, एन ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है, फ्रिक्शनलेस है। जब आपका जो टेबल है वो फ्रिक्शनलेस है, वहां घर्षण है ही नहीं, तो उसको कोई रोक पाएगा क्या, अगर वहां घर्षण ही नहीं है। देखो यहाँ यही ध्यान देने की बात है, अगर वहां पे घर्षण है ही नहीं, घर्षण मौजूद ही नहीं है, वही तो भाई तो रोकने का काम कौन करता है, घर्षण करता है ना। आपको पैर पकड़ के कहेगा नहीं मैं चलने नहीं दूंगा, कौन करता है, ये घर्षण करता है ना, फ्रिक्शन करता है। तो फ्रिक्शन मौजूद ही नहीं है, फ्रिक्शनलेस है,
तो क्या होगा बाबू, तो आप बोल रहे हैं कि इसी स्पीड से इसको चलाए रखने के लिए कितना बल लगेगा। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो आपको फोर्स एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं ना, बाहरी बल आपको चाहिए ही नहीं उसको चलाने के लिए। वो खुद जीवन भर चलता रहेगा, उसको कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ जड़त्व तो लग रहा है, किसका जड़त्व का नियम लग रहा है, मतलब कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक उस पे क्या होगा, उस पे एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल ना लग जाए, वो तब तक चलती रहेगी। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ है ही नहीं, बाहरी बल कुछ है ही नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, अब आप तो उसको रोकने जा नहीं रहे हो, तो बोला कितना और बल लगाएं कि वो उसी स्पीड से चलती रहे। तो 0 न्यूटन बाबू, कुछ बल नहीं लगेगा, कोई बल की आवश्यकता ही नहीं है। आगे, a physical quantity which makes it easier to accelerate a small car than a large car is measured in unit of। देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि बताओ जो छोटी कार को बड़ी कार की तुलना में तेजी से त्वरित करना आसान बनाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट बताओ। तो क्या होती है, मोमेंटम ही तो होता है जो छोटी कार को बड़ी कार से ज्यादा स्पीड बनाती है। क्या होगा वो, एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, आपके एक्सेलरेशन ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कम त्वरण कम तो फोर्स भी कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम आपका होगा ना यहाँ पे, तो मोमेंटम क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन always act on a same body but in opposite direction, always act on different bodies in opposite direction, have same magnitude and direction, act on either body at normal to each other। देखो क्या कह रहा है कि हमेशा एक ही वस्तु पर परंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किस पे, एक ही बॉडी पर काम करता है, हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा दूसरे बॉडी पर काम करता है। जब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किस पे, एक ही बॉडी पर तो काम कर रहा है, एक ही बॉडी पर बॉडी ने उस पे कार्य, दूसरे बॉडी पर कार्य किया, तो उसी बॉडी पर तो रिएक्शन भी, उसी पे प्रक्रिया भी मिल रही है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उल्टी दिशा में मिलता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, जिधर बल लगा रहे हो उसके अपोजिट दिशा में तुम्हें बल मिले। आगे बढ़ा जाए, लेकिन इसमें एक चीज और सही लग रहा है, एक दूसरे पर लंबवत कार्य करती है, ये भी सही है, क्योंकि एक दूसरे पर नॉर्मल हमेशा काम करती है। चलो इसको देखते हैं, आगे बढ़े। द यूनिट ऑफ मेजरिंग मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी इज, मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम है उसको कैसे मेजर किया जाता है, किससे मेजर करते हो बताओ। यूनिट ऑफ मेजरिंग, किसी गतिशील वस्तु के संवेग को मापने की इकाई क्या होती है, संवेग वस्तु है उसको मापने की क्या इकाई होगी, फोर्स से तो नाप सकते हो भाई मोमेंटम को वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, केजी पर मीटर और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़े, A boy of mass 50 kg standing on ground exerts a force of 500 Newton on ground. The force exerted by the ground on the boy will be, इसको फोर्स निकालना, फोर्स जितना आएगा वही अपोजिट दिशा में कार्य करेगा, जितना फोर्स बॉय ग्राउंड पर लगा रहा है उतना ही ग्राउंड बॉय पर लगाएगा। तो इसको न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करना उसी फॉर्मूले को, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको तुम्हारा होमवर्क है खुद से इसको सॉल्व करना, ठीक है। फॉर्मूला वही है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे क्या है, वेग। तो वहां पे रखना, तो जो आएगा आंसर वो क्या होगा, बॉय जो फोर्स लगा रहा है, इसमें पूछा क्या है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय, तो बॉय जितना फोर्स लगाएगा वो आएगा, तो ग्राउंड भी उसके उल्टी दिशा में उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मात्रा पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक। आगे बात करें, होंडा सिटी, मारुति ऑल्टो कार, टाटा नैनो कार एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो कार ऑल आर रनिंग एट सेम स्पीड 50 मीटर पर सेकंड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। इफ ऑल दीज कार्स आर हिट फ्रॉम बिहाइंड विद द सेम फोर्स एंड दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन। अब बताओ कि ये चारों हैं, अब चारों में से कोई एक दूसरे से टक्कर हो जाएगा तो इनमें से सबसे ज्यादा मोमेंटम किसमें आएगा बाबू, किसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसमें होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसमें होता है, जिसका क्या कम होता है, मास कम होता है। इनवर्स रिलेशन याद है, जिसका मास कम उसका त्वरण ज्यादा। तो बताओ नैनो पर टक्कर लगेगी तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसी का तो होगा। सर छोटा सा डब्बा तो है ये, इसमें टक्कर लगेगा तो दूसरे स्पेस में पहुंच जाएगा। हाँ बाबू तो वही है, तो इसका 600 है, तो टाटा नैनो पर अगर फोर्स लगेगा पीछे से तो क्या होगा, इसका त्वरण, इसका मास कम है, द्रव्यमान कम है, तो इसका त्वरण ज्यादा होगा, ठीक है।
द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 kg। अब बताओ, यहाँ पे दिया है फोर्स 5 न्यूटन और दूसरा क्या दिया है, मास दिया है 20 kg। बाबू पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अरे अब इतना भी नहीं कर पाओगे यार, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल नहीं पाओगे। 5 इंटू 20, 5 टू 10, 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, 100 आपका आंसर है। इजी है, एक्सेलरेशन ही पूछा था ना। हाँ ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, खुद से करना। इसमें सेकंड लॉ क्या था, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का केस था ना। तो चेंज इन मोमेंटम किस में लगता है, यहाँ पे पूछा ना किस में लग रहा है, इनमें से किस परिस्थिति में, इसको कर लेना। ठीक, इसका आंसर थ्योरेटिकल है यार, अभी भी पढ़ के आए हो। A fielder pulls his hands back after catching the cricket ball. This enables the fielder to। अब बताओ, अभी मैंने बताया कि बॉल को पकड़ने के लिए फील्डर हाथ को पीछे करता है, क्यों करता है बताओ। Exert larger force on the ball, क्या ज्यादा बल लगाने के लिए। Reduce the force exerted by the ball, अरे भाई बल को कम करने के लिए, जो बॉल बल लगा रही है उनके हाथ पर, उसको कम करने के लिए तो करता है। समय ज्यादा देगा तो बल कम लगेगा, अभी आपने ये संबंध पढ़ा है। आगे बात करें, आगे क्या बात करोगे सर, क्वेश्चन ही खत्म। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस इतने थे आपके। ठीक, और सारे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे मैराथन में। और सारी टेस्ट सीरीज आज अपलोड हो गई है या नहीं हुई होगी तो आज हो जाएगी। ठीक, तो उसको सॉल्व करना अच्छे से और सब मिलना, फिर कमेंट में बताना मुझे कितना नंबर सबका रहा। ऐप पर ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, मतलब टेस्ट मिलेगा, फ्री में अवेलेबल होगा चैप्टर वाइज। चलो तब तक के लिए ध्यान रखो, मस्त रहो। और रिकॉर्डेड वीडियो जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ते रहो। क्वेश्चंस और करने को मिलेंगे, क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान ना होना। चैप्टर ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुके हैं, तो अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं, ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। हर हर महादेव।